नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूँ आपके साथ अमीषा कछावा। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इसी मौके पर आज हम आए हैं नेशनल हॉस्पिटल और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक राजौरिया जी, जो कि एमडी मेडिसिन फिजिशियन हैं। और आज डॉक्टर्स डे पर हम इनसे चर्चा करेंगे और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे पर मैं सभी अपने देशवासियों को, मेरे कलीग्स को इसकी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि समाज एक की वजह से ये डॉक्टर्स हम लोग सब आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और वो बधाई के पात्र हैं कि आज मेडिकल फील्ड आज इंडिया में इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, सब फैसिलिटीज़ सब अवेलेबल हो रही हैं। तो बिना समाज और एवं सरकार के सपोर्ट के बिना ये सब संभव नहीं रहता है। और इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, अपने कलीग्स को बधाई देना चाहूँगा। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में और कब से आप यहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं? इसके बाद करीब मुझे 10 से 11 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। और इस बीच में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन किया, आईसीयू की ट्रेनिंग की। भोपाल में करीब मुझे 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। लगभग 10-11 साल मुझे एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस करते हो गए। अब एमबीबीएस हिंदी में भी हो रहा है, इसकी स्टडी हिंदी में भी हो रही है, तो क्या चेंजेस आपने जब स्टडी की थी उस टाइम और इस टाइम में क्या चेंजेस आपने देखे हैं? और स्टडी में चेंजेस ऐसे जो एडवांसेस आते हैं वही जुड़ते हैं, बट जो बेसिक रूट है वही तो वो तो सेम ही रहती है। फ़र्क बस कम्युनिकेशन का रहता है कि जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उनको आगे एजुकेशन में दिक्कत आती है। तो उसमें डेफ़िनेटली बुक्स और कन्वर्सेशन से हमें हेल्प मिलेगी कि जो चीज़ें हिंदी में कन्वर्सेशन में ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं तो समझने में आसान रहता है। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में नॉलेज आपने किसी भी उसमें अर्जित किया हो, प्रैक्टिस आपको उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जहाँ रहते हो आपको उस लोकल नेटिव लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज आप इज़ नॉट अ बैरियर इफ़ यू वांट टू लर्न, वो बात है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो भारत के बाहर प्रेफर करते हैं अपना चेकअप करवाना या इलाज जो भी होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या अपने इंडिया में इतना फैसिलिटीज़ नहीं है? मैम, ये पर्सनल प्रेफ़रेंस रह सकता है, या कुछ बीमारियाँ ऐसी रहती हैं जिनमें जो एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ आई हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल ना हो, वो ज़रूर बाहर अभी, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा फ़ील्ड है जो बाहर क्योंकि ज़्यादा होता है, तो रिसर्च के लिए ज़रूर रिसर्च ड्रग्स लेने के लिए ज़रूर बाहर आदमी चले जाते हैं। बट आज की तारीख में कोई ऐसा सर्जिकल या मेडिसिनल जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, ऐसा कोई नहीं है जो आपके यहाँ अवेलेबल ना हो, एक्सपर्टीज़ अवेलेबल ना हो, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन अब जो मेडिकल टूरिज़्म डेवलप हो रहा है अपने यहाँ पर, जो अब अच्छा ग्रो भी कर रहा है, लोग बाहर से आते हैं, इलाज कराते हैं, यहाँ ठहरते हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की भी हेल्प लेते हैं। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गए, पंचकर्मा हो गया, जो आप देखोगे तो सभी जगह आजकल मेडिसिन के साथ में इंटीग्रेट कर दी गए है। होलिस्टिक अप्रोच को जो हमारे यहाँ मिलता है, उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। लोग बाहर से हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं क्योंकि उनको वो सस्ता भी पड़ता है और जल्दी उपलब्ध रहता है। जो बाहर कई बार इंश्योरेंस पर्पज़ की वजह से या उसकी वजह से डिले होती हैं उनकी चीज़ें, वो यहाँ नहीं है। क्विक रिलीफ मिलता है, क्विकली डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर में तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं बाहर की केयर से कम हैं। अगर आप देखें, कोविड के समय में भी अगर आप देखें तो जितना तेज़ी से हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए थे, हम कई डेवलप्ड नेशन से शायद ज़्यादा हमने बेहतर परफॉर्म किया। ये चीज़ें हमारे कहीं न कहीं प्लस पॉइंट्स हैं कि वी आर ग्रोइंग कंटिन्यूअसली इन मेडिकल फील्ड एंड दिस इज़ हेल्पिंग आवर पेशेंट्स आल्सो। अभी नई-नई टेक्निक्स आ गई है, पहले के टाइम में इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, तो टेक्निक्स आने के बाद क्या ईज़ी रहा है? टेक्नोलॉजी से डेफ़िनेटली हेल्प मिलती है। कई अब अभी लास्ट 5 इयर्स में बहुत सारी दवाइयाँ, टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप हुई हैं जिनमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, जो सर्जरी पहले काफ़ी बड़े स्तर पे चीरा लगा के होती थी, आजकल रोबोटिक सर्जरीज़ डेवलप हो गई हैं, तो मिनिमल इन्वेसिव में हो जाती हैं। पहले पेशेंट जिनमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं तो वही सर्जरी रिस्क के साथ होती थी, अब वो रिस्क कम हो गया है, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर मेडिसिन and after intervention is definitely better nowadays rather than comparing 10-12 years back because of all these new interventions.
आपने बताया कि आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, तो जो कोविड का जो टाइम था, उस टाइम आप दोनों ने कैसे मैनेज किया? कोविड के टाइम में हम दोनों ही नेशनल में कार्यरत थे। शी इज़ अ चेस्ट फिजिशियन, तो हम दोनों अपने परिवार से अलग रहते थे कि हमारे साथ जो इन्फेक्शन है वो हमारे पेरेंट्स के साथ में ना जाए। काम करते समय हम दोनों को कोविड हुआ तो हम दोनों अलग हुए कि एटलीस्ट एक हॉस्पिटल जाता रहे, ताकि दोनों ही अगर कोविड से ग्रस्त हो गए तो फिर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कौन देखेगा। तो इस तरीके से खुद को आइसोलेट करके कोविड पर से एक सिनेरियो ऐसा था जो अनसर्टेन था कि किसको क्या हो जाए, तो डर भी था, भय भी था, लेकिन काम भी करना था। तो सभी चीज़ें डिफ़िकल्ट टाइम था। पेशेंट्स ठीक होते हुए भी देखे, बिगड़ते हुए भी देखे, तो इमोशनली भी डिस्टर्ब होते थे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो यही सब। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करना पड़ता है सभी डॉक्टर्स को, तो वो पेशेंट्स के थ्रू करना पड़ता है। पेशेंट्स नहीं समझ पाते आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर ट्रस्ट इशू रहता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक यूनिवर्सल वो है कि मतलब बिकॉज ऑफ नेगेटिविटीज़, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, जो नेगेटिविटी फैलती है उसकी वजह से पेशेंट के अटेंडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कई बार 50% ऑफ द पेशेंट अटेंडेंट दे आर कंफ्यूज है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इसको दिखा दो, उसको दिखा दो, फिर वहाँ से मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस कराना अपने मन से। तो इन सब की वजह से कई बार दे डोंट रियलाइज़ कि वो खुद ही सफ़र कर रहे हैं, और अपने मरीज़ का स्वास्थ्य भी कई बार इतना बीमारी इतनी आगे बढ़ा लेते हैं कि वो लाइलाज हो जाती है। तो अ, इसमें मैं यही मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा समाज से कि जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसके इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करें, और ख़ास तौर से जब पेशेंट गंभीर हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इलाज को डिले ना करें। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मैं आईसीयू में वर्क करता हूँ, किसी मरीज़ को सांस में तकलीफ़ है और ऐसा लगता है कि अगर वेंटिलेशन पे नहीं लिया तो ये किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता है। तो इतनी नेगेटिविटी है लोगों को, ये सुनते ही कि वेंटिलेशन नाम सुनते ही डर लगता है कि ऐसा हो जाएगा, मरे को रख लेते हैं, तो एंड दे आर जस्ट अर्निंग मनी एंड ऑल। इस चक्कर में दे वेस्ट देयर इम्पोर्टेंट टाइम, समटाइम पेशेंट सकम्स ऑन द बेड। ऐसे ही कार्डियक पेशेंट में कई बार अब पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आया है, उसको दर्द हो रहा है, उसकी हार्ट की पंपिंग लगातार गिर रही है, तो उनको बताया जाता है कि मेडिसिन के साथ साथ अर्जेंट एंजियोप्लास्टी हो सकती है। दे वेस्ट देयर इम्पोर्टेंट टाइम। अगर आप विदेश का अगर आप बात करो, गाइडलाइन की आप बात करो, जैसे कि 90 मिनट्स के अंदर पेशेंट कैथ लैब के अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ 90 मिनट्स तक तो वो फ़ोन करके ये पता कर रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको दिखाऊँ, मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। फिर डॉक्टर पेशेंट कैथ लैब में के अंदर लेटा हुआ है, दे वांट वीडियो ऑफ दैट प्रोसीजर कि हम फलां डॉक्टर से बात करेंगे, तो हम बताएँगे करवाना है कि नहीं करवाना। सो देयर इवेंचुअली डॉक्टर डज़न्ट सफ़र इन सच कंडीशन, जो पेशेंट इज़ विक्टिम और वो सफ़र कर रहा होता है। तो ये सब जो नेगेटिविटी है इसकी वजह से सफ़र करते हैं। कई बार ये उनको समझ में भी नहीं आता है कि हमारा पेशेंट क्या लूज़ कर रहा है, कई बार उसकी वजह से डेथ भी होती है, कई बार उनकी हार्ट की पंपिंग इतनी कम रह जाती है। मैं जस्ट ये एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो डे टू डे में अपन क्रिटिकल पेशेंट्स में इमरजेंसी में फेस करते हैं, कि जब पेशेंट आया है जहाँ पे एक एक मिनट हमारा इंपॉर्टेंट है, वी जस्ट वेट योर इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़। तो खास तौर से जब कोई इमरजेंसी है तब ये सब चीज़ों का बहुत मायने रहता है। कोई इलेक्टिव काम है, आपको ये ऑपरेशन कराना है जो चलता फिरता मरीज है, आप यहाँ नहीं कराओ कहीं और करा लोगे, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, खास तौर से जब आप देख रहे हो कि डेली यंग डेथ्स हो रही हैं कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, इन सब की वजह से, तो डोंट वेस्ट योर इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन योर पेशेंट इज़ क्रिटिकल। ये मेरा एक संदेश है जो सब तक पहुँचना चाहिए। ऐसी कोई बेस्ट क्वालिटी एवरी डॉक्टर शुड हैव? आई थिंक ऑनेस्टी, एंड ही शुड बी हम्बल, एंड परेशानियाँ सभी के साथ आते हैं। स्ट्रेस अपना कम से कम रखे और उस स्ट्रेस को अपनी फैमिली या दूसरों के ऊपर ना डाले। ये क्वालिटीज़ रहेंगी तो सभी के लिए बेहतर है, समाज के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डॉक्टर इस फील्ड में आना है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि सफ़र बहुत लंबा है, कठिन है, बट इसके अपने मज़े हैं, और मतलब आगे की आप तैयारी करें, मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आपको
सभी चीज़ें लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सभी चीज़ें मिलेगी। डोंट रन फॉर मनी एंड ऑल। जब आप कई बार कंपेयर करते हो इंजीनियर से, आईआईटीएन से, तो आप सोचते हो कि हम शायद उधर गए होते तो बेहतर रहता। बट मेडिकल फील्ड एक यूनिक फील्ड है, आपको इसमें मेहनत करनी होगी और ऑनेस्टी रखनी होगी, तो आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे एंड विल फील सक्सेसफुल आफ्टर सम टाइम। लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज जो सारे पेशेंट को आप देना चाहेंगे। सभी पेशेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, आज की जो भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है वो, उसमें आपको अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेली एक्सरसाइज करें, डेली मेडिटेशन करें, डेली योग करें, ये सब करना हमारे लिए सब ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, रेदर देन गोइंग फॉर घरेलू नुस्खे। तो खुद को सेहतमंद रखने के लिए आप सभी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, खान पान से लेकर के एक्सरसाइज तक, वो सभी फॉलो करें। बट you feel something is wrong, as soon as possible take medical advice. थैंक यू सो मच। नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमने विवेक जी से बात की है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो पेशेंट से किस तरह से डील करते हैं। ऐसे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश लाइव।